हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस के करवाटी में। दोस्तों, घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान बुक को हम देख रहे थे, तो इसमें हमने इतिहास को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था और साथ ही राज्य व्यवस्था को भी देख लिया था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के भूगोल को। विश्व के भूगोल को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो भारत का भूगोल को हम देखने वाले हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो रिवीजन अगर आप करना चाहते हो भारत के भूगोल का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। मेक श्योर काफ़ी हेल्पफुल ये आपके लिए रहने वाला है। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करेंगे। दोस्तों, भारत के भूगोल में सामान्य परिचय को देखेंगे। भारत की दोस्तों मुख्य भूमि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, ध्यान रखिएगा, तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य भूमि पर दक्षिणतम जो बिंदु है भारत का, वह कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, ध्यान रखिएगा। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल लद्दाख में स्थित है, ध्यान रखिएगा। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में स्थित है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिणतम लंबाई है 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य है गुजरात और तटीय सीमा की लंबाई है 1214.70 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जबकि सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और इसकी लंबाई है दोस्तों 1962 किलोमीटर। गोवा राज्यों के अंदर दोस्तों गोवा की तटरेखा जो है इस सबसे कम छोटी है और कितनी लंबाई है 118 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत एवं पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या है 7। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है और इसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों में लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा। पाकिस्तान से किस किस राज्य की सीमा लगती है? पंजाब की, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बांग्लादेश से दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय की सीमा लगती है। चीन से दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख की सीमा लगती है। भूटान से दोस्तों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम की सीमाएं लगती है। नेपाल के साथ दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती है। अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख की सीमा लगती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश है श्रीलंका, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग यानी तमिलनाडु से पृथक होता है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान तथा चीन। पाकिस्तान भारत से रेड क्लिफ रेखा द्वारा पृथक होता है। चीन दोस्तों भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा अलग होता है या पृथक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक
रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान और द्वीपीय भाग व तटीय मैदान। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को दोस्तों फिर से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में दोस्तों इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इत्यादि पर्वत श्रेणियाँ आती है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की भी क्या है, सर्वोच्च चोटी है, ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय तथा वृहद हिमालय यानी जो ग्रेट हिमालय है, इसको सिंधु सांगपो सीचर जोन अलग करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय। दोस्तों ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, ध्यान रखिएगा। और विश्व की सर्वोच्च चोटी जो एवरेस्ट है, यह इसी पर्वत श्रेणी का ही भाग है। माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में सागर माता कहते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत व नामचा बरवा आदि ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लघु हिमालय या लेसर हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय अर्थात हिमालय श्रेणी में इस श्रेणी में दोस्तों पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नाग तिब्बत श्रेणियाँ आती है। पीर पंजाल दोस्तों लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है और ये पीर पंजाल दोस्तों कश्मीर हिमालय जो है कश्मीर में श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय। बाह्य हिमालय को दोस्तों शिवालिक या निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पंजाब हिमालय दोस्तों सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य विस्तृत है और इसकी लंबाई है 500 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित है और 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है और 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। असम हिमालय दोस्तों तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है और 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अरावली की पहाड़ी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली तक फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। भारत का रूर यानी छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। भारत का रूर दोस्तों छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अजंता की पहाड़ी दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है और इसकी जो लंबाई है वह है ऊंचाई 2695 यानी 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। दोस्तों उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा का मैदान भी कहा जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है: भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश तथा तराई प्रदेश। नेक्स्ट हम देखेंगे द्वीपीय भाग। द्वीपीय भाग देखेंगे दोस्तों अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत में 2 द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप स्थित है और जिनमें से लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में है और लगभग 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो पतन या बंदरगाह है वह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है दोस्तों और लक्षद्वीप में 36 द्वीपों का समूह है। 8 डिग्री चैनल दोस्तों मालदीव व मिनिकॉय को अलग करता है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप असम में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ।
नर्मदा और तापी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। ये दोनों ही नदियाँ एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी और तापी नदी। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की नदियाँ। सिंधु नदी दोस्तों, इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरछू के निकट एक हिमनद से होता है और इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी कुल लंबाई है 1114 किलोमीटर और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है चिनाब नदी। ये लाहौल जनपद यानी हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रा के निकट से निकलती है। दोस्तों इसकी कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर और सतलज नदी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी दोस्तों कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है और 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चिनाब नदी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट है झेलम नदी दोस्तों, ये पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। झेलम नदी की कुल लंबाई दोस्तों 724 किलोमीटर और चिनाब नदी में ये मिल जाती है। अगली है व्यास नदी दोस्तों, रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से लगभग 400 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है और 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हैरी के कपूरथला यानी के समीप सतलज नदी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट है सतलज नदी। मानसरोवर झील के समीप स्थित जो राक्षस ताल है वहाँ से ये निकलती है दोस्तों सतलज नदी और 1500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और भारत में 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है और सिंधु नदी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रामगंगा नदी। दोस्तों रामगंगा नदी नैनीताल के समीप गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित दूधा टोली श्रेणी से निकलती है और 696 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और गंगा नदी में ये कन्नौज के निकट मिल जाती है। अगली है दोस्तों शारदा नदी, जिसे काली या सरयू नदी के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय का मिलाप हिमनद से ये निकलती है। 596 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है और बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट है गंडक नदी। दोस्तों ये नेपाल से निकलती है, 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है और गंगा नदी में पटना के निकट सोनपुर में मिल जाती है। नेक्स्ट है कोसी नदी। गुसाईनाथ चोटी के उत्तर से ये निकलती है दोस्तों, 730 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और गंगा नदी में दोस्तों ये मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यमुना नदी दोस्तों। यमुना नदी दोस्तों बंदरपूंछ के पश्चिमी डाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी या हिमनद से निकलती है और 1384 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। गंगा नदी में ये प्रयागराज में मिल जाती है। अगली हम देखेंगे चंबल नदी। दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट से निकलती है और 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यमुना नदी में इटावा के निकट ये मिल जाती है। नेक्स्ट है बेतवा नदी। ये भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है, 590 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यमुना नदी में हमीरपुर के निकट ये मिल जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सोन नदी। यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ध्यान रखिएगा उद्गम जो है ये कई बार एग्जाम में आते हैं। 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ध्यान रखिएगा और गंगा नदी में ये मिल जाती है पटना के निकट। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमानी से निकलती है और 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई है दोस्तों 916 किलोमीटर और पद्मा नदी बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक के पठार से निकलती है, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों तापी नदी। बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। नेक्स्ट है माही नदी। दोस्तों विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में धार जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, 583 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है।
अगली हम देखेंगे लूनी नदी, ये अजमेर राजस्थान में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है, नाक की पहाड़ी से, और 511 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और कच्छ के रण में ये अपना जल विसर्जित करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों महानदी। महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप से निकलती है और 851 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और बंगाल की खाड़ी यानी कटक के समीप ये अपना जल विसर्जित करती है। नेक्स्ट देखेंगे शिप्रा नदी, ये कंकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है, 210 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और चंबल नदी में ये मिल जाती है। साबरमती नदी दोस्तों अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है, 371 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और खंबात की खाड़ी में गिरती है। बनास नदी, ये खमनोर की पहाड़ी अरावली से निकलती है और 512 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और चंबल नदी में ये मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। कसना नदी दोस्तों ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और 1400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कावेरी नदी, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी, नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली हम देखेंगे तुंगभद्रा नदी दोस्तों, ये कर्नाटक में पश्चिमी घाट की गंगामूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादुर से भद्रा नदी का उद्गम होता है, और 531 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और कसना नदी में ये मिल जाती है। नेक्स्ट है पेनार नदी दोस्तों, नंदी श्रेणी के चेना केशवा पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और 597 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली है दोस्तों पेरियार नदी, ये शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से केरल से निकलती है और 244 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और अरब सागर में गिर जाती है। अगली हम देखेंगे हुगली नदी दोस्तों, ये गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग होती है, और इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 260 किलोमीटर, और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर। दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा है, और आगरा है ये भी यमुना नदी के किनारे ही बसा है। बरेली दोस्तों ये बसा है रामगंगा नदी के किनारे। मथुरा यमुना नदी के किनारे है। कानपुर गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज है गंगा यमुना के संगम पर, और वाराणसी है गंगा नदी के किनारे। कन्नौज दोस्तों ये भी गंगा नदी के किनारे पर है। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नदी और जो शहर है इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अयोध्या दोस्तों, ये सरयू नदी के किनारे पर है, और जौनपुर दोस्तों ये है गोमती नदी के किनारे पर। बद्रीनाथ दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे पर है, और फिरोजपुर दोस्तों यह है सतलज नदी के किनारे। कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ है ब्रह्मपुत्र के किनारे। कोटा है चंबल के किनारे। उज्जैन है दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे पर। जबलपुर दोस्तों यह है नर्मदा नदी के किनारे पर, और गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। नेक्स्ट हम देखेंगे पंढरपुर दोस्तों, पंढरपुर जो है ये भीमा नदी के किनारे हैं। अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। हैदराबाद है दोस्तों मूसी नदी के किनारे। सूरत है तापी नदी के किनारे। श्रीनगर है दोस्तों झेलम नदी के किनारे। कुरनूल जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कटक है महानदी के किनारे। नासिक है गोदावरी के, और श्रीरंगपट्टनम है दोस्तों कावेरी नदी के किनारे पर। तिरुचिरापल्ली है कावेरी नदी के किनारे पर। ओरछा है बेतवा नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है लुधियाना दोस्तों, ये सतलज नदी के किनारे पर है, और विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम। भारत के प्रमुख नगरों के उपनामों को देखेंगे। ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं प्रयागराज को। स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं अमृतसर को। मंदिर एवं घाटों का नगर कहा जाता है वाराणसी। अरब सागर की रानी है कोच्चि। पूर्व का वेनिस है कोच्चि। त्योहारों का नगर है दोस्तों मदुरै। कर्नाटक का रत्न कहा जाता है मैसूर को। गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को।
पूर्व का पेरिस दोस्तों ये कहा जाता है जयपुर को, और भारत का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है दोस्तों कश्मीर को। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है खजियार को। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है मेघालय को दोस्तों। दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है केरल को। राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को दोस्तों। और राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा जाता है हल्दी घाटी को। नेक्स्ट है भारत का हॉलीवुड कहा जाता है दोस्तों मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, और 7 टापुओं का नगर भी मुंबई को ही कहा जाता है। इस्पात नगरी के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। भारत का दिल कहा जाता है दिल्ली को। दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। फलों की डलिया कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का बगीचा जो है ये बेंगलुरु को कहा जाता है, और महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है नेतरहाट झारखंड को दोस्तों। पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी की पहाड़ी को जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बंगाल का अशोक दोस्तों ये कहा जाता है दामोदर नदी को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। समुद्र पुत्र कहते हैं दोस्तों लक्षद्वीप को। और डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता को जानते हैं। जुड़वा नगर है हैदराबाद सिकंदराबाद। झीलों का नगर है दोस्तों श्रीनगर। नवाबों का नगर है लखनऊ। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है गंगा नदी। बिहार का अशोक कहा जाता है कोसी नदी को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें। वेरीनाग झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में। और वुलर झील भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजसमंद झील जो है ये राजस्थान में है दोस्तों। सांबर झील भी राजस्थान में है। सातताल जो झील है ये उत्तराखंड में है। और नैनीताल झील भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हुसैन सागर झील है तेलंगाना में। पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लोकटक झील है मणिपुर में। अनंतनाग झील है जम्मू कश्मीर में। जयसमंद झील है राजस्थान में। डीडवाना झील है राजस्थान में। देवताल झील है उत्तराखंड में। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील दोस्तों ये ओडिशा में है। नेक्स्ट है लोनार झील दोस्तों ये है महाराष्ट्र में। वेबानाथ झील है केरल में। अष्टमुड़ी झील है केरल में। और पेरियार झील है दोस्तों केरल में। अगला पॉइंट है समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलें लेगून झीलें कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील जो ओडिशा में स्थित है, और जो खारे पानी की एक लेगून झील है। अष्टमुड़ी झील दोस्तों केरल की पसत जल लेगून झील है जो समुद्र की ओर खुलती है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिएगा। लोकटक झील में दोस्तों केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है फुअर झील पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश के माधो टांडा के पास स्थित है। फुअर झील से गोमती नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील अंतर्देशीय जो झील है ये सांबर झील राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, और संघ शासित क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है लोनार झील महाराष्ट्र में बुडलाना जिले में स्थित है। लोनार झील ये उल्कापिंड गिरने से बनी है। और तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों पश्चिमी तट पर स्थित वेबानाथ झील केरल की एक लेगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील पूर्वी तट की पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित खारे पानी की लेगून झील है। बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है दोस्तों ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा पर दोस्तों
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत के प्रमुख जलप्रपात या वाटरफॉल्स। जोग, गरसप्पा या महात्मा गांधी, इसके 3 नाम हैं, तीनों में से कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और इसकी ऊंचाई है 253 मीटर, शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में है। चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई है 29 मीटर है और इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। शिव समुद्रम ये 98 मीटर की इसकी ऊंचाई है, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। गौतम धारा या जोना जलप्रपात ये 45 मीटर इसकी ऊंचाई है, रोडू झारखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात 98 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे लोध या बूढ़ाघाट जलप्रपात 143 मीटर इसकी ऊंचाई है, बूढ़ा नदी पर झारखंड में स्थित है। गोकक जलप्रपात दोस्तों 52 मीटर इसकी ऊंचाई है, गोकक कर्नाटक में स्थित है। दशम जलप्रपात दोस्तों 44 मीटर ऊंचाई है, कांची नदी पर झारखंड में स्थित है। पाईकारा जलप्रपात 61 मीटर ऊंचाई है दोस्तों, पाईकारा नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात दोस्तों 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। चूलिया जलप्रपात दोस्तों 15 मीटर इसकी ऊंचाई है, चंबल नदी पर स्थित है, राजस्थान में। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की जलवायु। दोस्तों भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ग्रीष्मकाल में मानसूनी पवनों का रुख दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहता है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु का चक्र पाया जाता है। ये चक्कर देख लेते हैं। शीत ऋतु 16 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक और शरद ऋतु 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक। तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में वर्षा लौटते हुए मानसून के कारण होती है। उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी तथा पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कर्नाटक एवं दक्षिण भारत में तीव्र आर्द्र हवाओं को चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। केरल में आम की फसल के लिए लाभदायक होने कारण तीव्र आर्द्र हवाओं को दक्षिण भारत में केरल में आम्र वर्षा या मैंगो शोवर कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है लेह, जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख में, और 9.2 सेमी यहाँ पे वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर की मानसून शाखा की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल या रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। अगला पॉइंट या अगला हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को दोस्तों 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों का विवरण इस प्रकार है, देखते हैं। पहली है दोस्तों जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं दोस्तों। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। बांगर मिट्टी में दोस्तों कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। अगली हमारी मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चनोजम भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है।
काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में दोस्तों तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण दोस्तों जलवायु परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लोहे के ऑक्साइड या फेरिक जो ऑक्साइड है इसकी उपस्थिति के कारण इसका जो रंग है ये लाल होता है। लाल मिट्टी प्राय उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में लो ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा होती है और लेटेराइट मिट्टी कोकोआ, काजू, चाय तथा इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब हम देखेंगे कृषि की प्रमुख विधियाँ। हाइड्रोपोनिक्स जो है ये जल में पौधा उगाने को कहा जाता है या मृदा रहित कृषि को कहते हैं। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन को कहा जाता है। ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं। विटीकल्चर दोस्तों अंगूर की खेती को कहते हैं। पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। एपीकल्चर दोस्तों मधुमक्खी पालन को कहते हैं और फ्लोरिकल्चर कहते हैं फूलों के उत्पादन। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर केचुआ उत्पादन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना तथा संबंधित राज्य या संघ क्षेत्र। भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों ये सतलज नदी पर स्थित है और संबंधित राज्य है यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्य में ये योजना कार्यान्वित है। नेक्स्ट है व्यास परियोजना जो पोंग बांध से संबंधित है और व्यास नदी पर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की ये परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों व्यास एवं सतलज नदी के संगम पर स्थित है और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की ये संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना दोस्तों चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना ये दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड की परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है दोस्तों, ओडिशा में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड की ये परियोजना है। कोसी परियोजना ये कोसी नदी पर है दोस्तों, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना है तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना। गंडक नदी वाली परियोजना जो है ये गंडक नदी पर है और बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। फरक्का परियोजना दोस्तों ये गंगा और भागीरथी नदी पर है और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। काकरापारा परियोजना दोस्तों तापी नदी पर है, गुजरात की परियोजना है। तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। उकाई परियोजना तापी नदी पर है, गुजरात में स्थित है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। पोचमपांडु श्री राम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में। और बगलियार परियोजना है चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे। नेक्स्ट है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है तिलैया परियोजना दोस्तों ये बराकर नदी पर है, झारखंड में स्थित है। दुलस्ती परियोजना दोस्तों चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। सरहिंद नहर परियोजना है सतलज नदी पर, पंजाब में। जवाहर सागर परियोजना है चंबल नदी पर, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर परियोजना है चंबल नदी पर, राजस्थान में दोस्तों। गांधी सागर परियोजना है चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश में। शिवसमुद्रम परियोजना है कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट परियोजना है दोस्तों बाण सागर परियोजना ये सोन नदी पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। पंचेत बांध परियोजना दोस्तों ये दामोदर नदी पर है और झारखंड, पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है शरावती परियोजना ये शरावती नदी पर है दोस्तों और कर्नाटक राज्य में है। हसदेव बंगो परियोजना दोस्तों ये हसदेव नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है। शारदा सहायक परियोजना ये शारदा गोमती नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। कंसावती परियोजना है कंसावती नदी पर दोस्तों,
पश्चिम बंगाल में है। जायकवाड़ी परियोजना है गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में। भद्रा परियोजना है भद्रा नदी पर, कर्नाटक में। भीमा परियोजना है पावना, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है दोस्तों घटप्रभा परियोजना है घटप्रभा नदी पर, कर्नाटक में। रिहंद परियोजना है रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में। माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रामगंगा परियोजना है दोस्तों रामगंगा नदी पर, उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना है भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। और इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर, केरल में। हम देखेंगे प्रमुख खनिज भंडार में शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो बॉक्साइट के भंडारण में पहले स्थान पर ओडिशा में सर्वाधिक भंडार है, सेकंड में आंध्र प्रदेश है और तीसरे पर गुजरात है। कोयला 1 अप्रैल 2019 के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक भंडार है, उसके बाद ओडिशा है और तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। ग्रेफाइट भंडार की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक भंडार है दोस्तों, उसके बाद जम्मू कश्मीर और ओडिशा तीसरे स्थान पर है। लोएस्क मैग्नेटाइट में ओडिशा का सर्वाधिक भंडार है और झारखंड सेकंड स्थान पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। मैग्नीज अयस्क के भंडार सर्वाधिक ओडिशा में है और सेकंड में कर्नाटक पर है और तीसरे में मध्य प्रदेश पर है। कच्चा तेल उत्पादन में कच्चा तेल भंडार की दृष्टि से असम पहले स्थान पर है, गुजरात सेकंड पर है और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। इसी तरह प्राकृतिक गैस के भंडार में असम पहले स्थान पर है, आंध्र प्रदेश सेकंड पर है और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। ताम्र अयस्क भंडार में राजस्थान में सर्वाधिक है, झारखंड में सेकंड स्थान है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान है। स्वर्ण धातु में दोस्तों कर्नाटक पहले स्थान पर है भंडारों की दृष्टि से, राजस्थान सेकंड है और आंध्र प्रदेश जो है ये तीसरे स्थान पर है। चांदी अयस्क जो है ये राजस्थान पहले स्थान पर है भंडार की दृष्टि से, झारखंड सेकंड और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। लोहे अयस्क मैग्नेटाइट जो है इसमें भंडार में कर्नाटक पहले स्थान पर है, आंध्र प्रदेश सेकंड पे है और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। हीरा भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, आंध्र प्रदेश सेकंड पर है और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। अब हम देखेंगे भारत में प्रमुख खनिज उत्पादक जो शीर्ष राज्य हैं कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है ओडिशा में, सेकंड स्थान पे आता है झारखंड और तीसरे पे आता है गुजरात। कोयला उत्पादन में पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़, सेकंड पर है ओडिशा और तीसरे पर है झारखंड राज्य। ताम्र अयस्क उत्पादन में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, सेकंड पर है राजस्थान और तीसरे पर है झारखंड। हीरा उत्पादन में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। स्वर्ण उत्पादन में दोस्तों पहले स्थान पर है कर्नाटक, सेकंड पे है झारखंड। ग्रेफाइट उत्पादन में पहले स्थान पर है ओडिशा दोस्तों और सेकंड पर झारखंड है, तीसरे पर है केरल। लोएस्क उत्पादन में पहले स्थान पर ओडिशा है दोस्तों, सेकंड पर छत्तीसगढ़ है और तीसरे पर है कर्नाटक। मैग्नीज अयस्क उत्पादन में पहले पर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र सेकंड पे और तीसरे पे ओडिशा है, ध्यान रखिएगा। कच्चा तेल उत्पादन में पहले पर राजस्थान है, सेकंड पे गुजरात है और तीसरे पे असम है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में पहले स्थान पर असम है दोस्तों, त्रिपुरा सेकंड पर है और राजस्थान तृतीय स्थान पे है। चांदी उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान है और सेकंड में कर्नाटक है। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाले 5 भारतीय राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 5,846 किमी लंबा नेशनल हाईवे राजमार्ग के द्वारा आपस में जोड़ा गया है। बेसिक सड़क सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार दोस्तों सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और 38,999 किलोमीटर का राजमार्ग है। सेकंड पर है कर्नाटक, 19,521 किलोमीटर का राजमार्ग है और तीसरे स्थान पर है 17,201 किलोमीटर के साथ गुजरात राज्य। चौथे स्थान पर दोस्तों राजस्थान 15,085 किलोमीटर के साथ
और 5वें स्थान पर है आंध्र प्रदेश 13,604 किलोमीटर के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे रेल परिवहन। भारत में पहली रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ष 1944 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन है दोस्तों। बड़ी लाइन जिसे ब्रॉड गेज बोलते हैं और 1.676 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। नेक्स्ट है मीटर लाइन या मीटर गेज, 1 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और तीसरी है छोटी लाइन या नैरो गेज, 782 मिमी या 610 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेलवे जोन और उनके मुख्यालय, जहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मध्य रेलवे यानी सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। पूर्वी रेलवे का है यानी ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। उत्तरी रेलवे नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में दोस्तों। उत्तर पूर्वी रेलवे यानी NER का मुख्यालय है गोरखपुर में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NEFR का मुख्यालय है मालेगांव गुवाहाटी में। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद में। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई चर्चगेट में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों हाजीपुर में। और उत्तर पश्चिमी रेलवे या NWR का मुख्यालय है जयपुर में। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर में दोस्तों। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज में। दक्षिण पश्चिम रेलवे या SWR का मुख्यालय है हुबली कर्नाटक में। पश्चिम मध्य रेलवे WCR का मुख्यालय है जबलपुर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर में। और कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट देखेंगे गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और 1355.40 मीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान जो है 5 अप्रैल 2016 है को चलाई गई थी, किंतु ये वेब 5 इंजन से युक्त है। इंजन रहित भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत है, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस दोस्तों 15 फरवरी 2019 से नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। भारत सर्वप्रथम मेट्रो रेल का प्रारंभ कोलकाता में किया गया था। भारत में जो दोस्तों मेट्रो रेल का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कोलकाता में। नेक्स्ट हम देखेंगे वायु परिवहन। भारत में दोस्तों पहली हवाई उड़ान 1911 में इलाहाबाद और प्रयागराज से नैनी के मध्य संपन्न हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। यह प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सार्वजनिक निजी भागीदारी या हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम ग्रीनफील्ड विमानपत्तन या एयरपोर्ट है कोचीन एयरपोर्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे अब देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल एयरपोर्ट या हवाई अड्डे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों कोलकाता में। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अहमदाबाद में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तिरुचिरापल्ली में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोयम्बटूर में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों जयपुर में। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मंगलुरु में। नेक्स्ट है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों बेंगलुरु में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पोर्ट ब्लेयर। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोच्चि में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोझिकोड केरल में दोस्तों। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है गुवाहाटी में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चेन्नई हवाई अड्डा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदौर में।
चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ में। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्रीनगर में। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग, सॉरी राजमार्ग नहीं, जलमार्ग को देखेंगे। तो पहला जो जलमार्ग है ये प्रयागराज से हल्दिया तक है और 1620 किलोमीटर इसकी दूरी है। 1946 में इसकी 86 में इसकी स्थापना हुई थी। सेकंड जो जलमार्ग है हमारा ये सादिया धुबरी जलमार्ग है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 1988 में ये स्थापना हुई थी। तीसरा हमारा है जलमार्ग, ये कोल्लम से कोट्टापुर केरल में स्थित है। 205 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। चौथा जो जलीय जलमार्ग है हमारा काकीनाडा मरक्कानम मार्ग है, जो गोदावरी कृष्णा नदी क्षेत्र में है। 1078 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। पांचवा जो जलीय जलमार्ग है हमारा वो गेवनखली तलचर पारादीप है, जो पश्चिम बंगाल और ओडिशा में स्थित है। 623 किलोमीटर इसकी दोस्तों कुल लंबाई है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। राजमार्ग जो जलीय राजमार्ग 16 है, ये लखीमपुर बंगा में स्थित है और 121 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला हम देखेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। पहला बंदरगाह है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, ये हुगली नदी पर है दोस्तों और पश्चिम बंगाल में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में है, तमिलनाडु में। मुंबई बंदरगाह अरब सागर पर है, महाराष्ट्र में। विशाखापट्टनम है बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश में। कोचीन बंदरगाह है अरब सागर पर, केरल में। पारादीप बंदरगाह है दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर, ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट है दोस्तों तूतीकोरिन बंदरगाह है बंगाल की खाड़ी पर, तमिलनाडु में। मुर्मुगांव बंदरगाह है अरब सागर में, गोवा में। कांडला बंदरगाह अरब सागर में स्थित है, गुजरात में। नावा शेवा बंदरगाह भी अरब सागर में है, महाराष्ट्र में। न्यू मंगलोर बंदरगाह भी अरब सागर पर है, कर्नाटक राज्य में। और एनोर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड यानी शिपिंग रिसाइकलिंग यार्ड अलंग गुजरात में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लोह इस्पात उद्योग आयरन स्टील इंडस्ट्री। आधुनिक भारत में प्रथम लोहे का सफल उत्पादन 1870 ईस्वी में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी की कुल्टी पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर स्थापना के साथ हुआ था। वर्ष 1907 में दोस्तों तत्कालीन बिहार यानी वर्तमान झारखंड राज्य के साक्ची वर्तमान जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे लोह इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयाँ। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी दोस्तों 1870 में इसकी स्थापना हुई थी, कुल्टी पश्चिम बंगाल में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में, साक्ची झारखंड में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको की स्थापना हुई थी 1918 में, बांडपुर पश्चिम बंगाल में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1923 में, भद्रावती कर्नाटक में। राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में, राउरकेला ओडिशा में। भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में हुई थी, भिलाई छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना भी 1959 में हुई थी, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना दोस्तों 1964 में हुई थी, बोकारो झारखंड में। सलेम इस्पात कारखाने की स्थापना 1972 में हुई थी, सलेम तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने की स्थापना 1971 में हुई थी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और जिंदल विजयनगर इस्पात कारखाने की स्थापना 1971 में हुई थी, होसपेटे कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्यूमिनियम उद्योग या एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल राज्य के जे के नगर में स्थापित किया गया था। दोस्तों 1965 में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड या बाल्को की स्थापना हुई थी। अब देखेंगे हम भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां जहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो बालको जो है इसके प्रमुख केंद्र है कोरबा छत्तीसगढ़ एवं कोयना महाराष्ट्र। और किसने सहायता की थी इस फैक्ट्री की स्थापना में? सोवियत संघ ने। नालको की स्थापना दामनजोड़ी ओडिशा में हुई थी फ्रांस की सहायता से। नेक्स्ट है हिंडाल्को की स्थापना हुई थी रेणुकूट उत्तर प्रदेश में यूएसए की सहायता से। हिंडाल्को की स्थापना हुई थी जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड में और अलवाई केरल में कनाडा की सहायता से। मालको की स्थापना हुई थी चेन्नई, मैटूर, सलेम तमिलनाडु में इटली की सहायता से। और वेदांता की स्थापना हुई थी जारगुसुगुड़ा ओडिशा में जर्मनी की सहायता से। अगला हम देखेंगे दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है और भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई, जो कि असफल रही थी। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 में बम्बई में कावसजी नानाभाई डावर द्वारा स्थापित किया गया था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत के पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई थी और इसका पुराना जो नाम है वह है हेली नेशनल पार्क। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना या टाइगर जो प्रोजेक्ट था, इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत की प्रमुख जनजातियाँ। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इसे सूचीबद्ध किया गया है, यानी भारत की जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। जनजातीय समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत और अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से थे। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री था, 1983-84 में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में अब कार्यरत या अस्तित्व में नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत ने अंटार्कटिका पर दूसरा शोध केंद्र मैत्री की स्थापना 1988-89 में किया था। नेक्स्ट भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय लार्समैन हिल्स में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। नल सरोवर अभ्यारण्य है गुजरात में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, दोस्तों ध्यान रखिएगा। भद्रा अभ्यारण्य है कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में और सोमेश्वर अभ्यारण्य भी है कर्नाटक में। पलामू अभ्यारण्य दोस्तों यह है झारखंड में और दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है झारखंड में। नेक्स्ट हम देखेंगे हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये झारखंड में है दोस्तों। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है। केवलादेव घना पक्षी विहार ये राजस्थान में है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है दोस्तों और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है और नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य भी ओडिशा में स्थित है। अगला है मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है केरल में। पेराम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य है केरल में दोस्तों और दम्फा अभ्यारण्य है मिजोरम में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में।
दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। नागारोल राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। नेक्स्ट दोस्तों भगवान महावीर मोलेम वन्यजीव अभ्यारण्य है गोवा में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य है पंजाब में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। तो इन सभी को याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे भारत की प्रमुख जनजातियां का स्थानिक वितरण, यानी कौन सी जनजाति किस राज्य में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं वह है सेंटलीज, ओंगे, जारवा, शोम्पेन और निकोबारी। तमिलनाडु में पाई जाती है कुरुम्बा, कनिकरन, टोडा और कोटा जनजाति। आंध्र प्रदेश में दोस्तों चंचू, कोया, गडाबा, लंबाड़ा, सवारा, येनाडी। तेलंगाना में है कोया, कोंत, चंचू, कोलिया और गडाबा। पंजाब में है सांसी। केरल में है मलयन, पुलिया, कुरुमन, उराली और कादर जनजाति। कर्नाटक में है दोस्तों पारधी, यारावा और नेगदा जनजाति। गुजरात में है दोस्तों भील, चारण और कोली जनजाति। महाराष्ट्र में है भील, धनवार, कोली, वर्ली और गोंड जनजाति। राजस्थान में दोस्तों भील, मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, कोली और डामोर जनजाति। हिमाचल प्रदेश में है गद्दी, किन्नौर, जद, भोट और गुज्जर। जम्मू कश्मीर में है बकरवाल, गुज्जर, मुस्लिम गद्दी और चांगपा। लद्दाख में है दोस्तों बाल्टी, बेड़ा, बाट, बोटो, चांगपा, ब्रोकपा, ड्रोकपा, डाड, शिन, गर्रा, सोम और पुरी गप्पा। उत्तराखंड में है दोस्तों थारू, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी और राजी। ओडिशा में है मुंडा, खरिया, भूमिज, संथाल, हो, कोल, उराव और सवर जनजाति। झारखंड में है दोस्तों संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भुइया, असुर जनजाति। मध्य प्रदेश में दोस्तों भील, गोंड, पहाड़ी मारिया, मुरिया, बेंगा, कोल और कमार जनजाति। छत्तीसगढ़ में है दोस्तों मुरिया, कंवर, सहरिया, खोंड, गोंड, अबूझ मारिया जनजाति। मेघालय की महत्वपूर्ण जनजाति है दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया और कुकी मिकिर। मणिपुर में है कुकी और मेडी। नागालैंड की दोस्तों नागा और कछारी। मिजोरम में पाई जाती है हजोंग, पावी और मिजो जनजाति। त्रिपुरा में दोस्तों हलाम, रियांग, त्रिपुरी जनजाति। अरुणाचल प्रदेश में मोम्बा, खम्बा, आपातानी, मिशमी, सिंगपो और अबोर जनजाति। असम में है दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया, कार्बी, कोकी और बोडो जनजाति। पश्चिम बंगाल में है लोधा, भूमिज, संथाल और लेप्चा जनजाति। और सिक्किम में है लेप्चा और भूटिया जनजाति। दोस्तों इसी के साथ हमारा पूरा भारत का भूगोल खत्म होता है। आई होप आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। काफ़ी कम समय में हमने पूरे भारत के भूगोल को एक लाइन से देखा है इस बुक के माध्यम से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड तक पूरा वीडियो को देखिएगा, आपके हर तरह के रिवीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। तो और चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।